हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 2466 काउंट वेज टू बिल्ड गुड स्ट्रिंग्स। एक लीड कोड का मीडियम प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है कि इसका जो अप्रोच था वो सोचने में हमको भी काफ़ी टाइम लग गया। तो आप लोग पेशेंटली इस वीडियो को फॉलो करिएगा, ठीक है। धीरे से समझिए, पॉज करिए, खुद से समझने की कोशिश करिए और फिर प्रोसीड करिए। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे पास 4 इंटीजर वैल्यूज़ दिए हुए हैं। क्या क्या? एक मेरा दिया हुआ है 0, ठीक है, ये नाम है वैल्यू का। और एक तुम्हारा दिया हुआ है 1, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? एक लो है, एक है मेरा हाई। ये 4 वेरिएबल्स मेरे पास दिए हुए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हमको एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। एक स्ट्रिंग बनाना है जिसका लेंथ क्या होगा? लो से लेके हाई पे एग्जिस्ट करेगा। मान लो कि लो का अगर वैल्यू दे दिया है 2, हाई का वैल्यू दे दिया है 4, तो हमको स्ट्रिंग्स बनाने होंगे 2 लेंथ के लेके 3 लेंथ के स्ट्रिंग्स बनाने होंगे और 4 लेंथ का स्ट्रिंग्स बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग्स बनेगा कैसे वो समझना है। तो स्ट्रिंग्स बनेगा 0, ठीक है, और 1 को यूज़ करके, ठीक है, ठीक। और इस किस ऑर्डर में बनेगा? तो वो एक रूल दिया हुआ है तुम्हारा प्रॉब्लम के हिसाब से कि तुम जब भी ज़ीरो ऐड करोगे तो यहाँ पे जो ज़ीरो का वैल्यू दिया हुआ है तुम एक बार में तुम क्या कर सकते हो कि उतना ज़ीरोज़ ही ऐड कर सकते हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मान लो कि तुम्हारा ज़ीरो का वैल्यू दे दिया है 3, तो जब भी तुम ये स्ट्रिंग बनाने के लिए, पर्टिकुलर कोई लेंथ का स्ट्रिंग बनाने के लिए जब भी तुम ज़ीरो का यूज़ करना चाहोगे तो तुमको हमेशा 3 ज़ीरो एक साथ ऐड करने होंगे, ठीक है। मान लो 2 दे देता तो 2 ज़ीरो हमेशा एक साथ ऐड होगा। सिमिलरली 1 के लिए भी वही केस है कि अगर तुम 1 यूज़ करना चाहते हो तो तुमको यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि 2 दिया हुआ है, तो हमेशा तुमको ऐसे करके ये दोनों 1 एक साथ ही ऐड करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इन 0 इन 1 को यूज़ करके तुमको स्ट्रिंग्स बनाने हैं। कितने स्ट्रिंग्स बनाने हैं? लो का वैल्यू अगर 2 है तो 2 लेंथ के कितने सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं 1 और 0 को यूज़ करके। 3 लेंथ के कितने सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं 1 और 0 को यूज़ करके। और 4 लेंथ के कितने सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके तुम्हें इन टोटल बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी से, सबसे पहले मान लो कि मेरा लो का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई 1 और 0 को यूज़ करके हम कितना सारा बना सकते हैं 2 लेंथ का स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये वैल्यू में मान लो मेरा 2 ही दे दिया था, ठीक है। 0 भी 2 है, 1 भी 2 है, तो मतलब हमको एक साथ 0 जब भी यूज़ करेंगे तो 2 बार यूज़ करना है, 1 यूज़ करेंगे तो 1। तो ऐसे में क्या ही एक ही पॉसिबिलिटी बनता है। मान लो अगर 0 यूज़ कर रहे हैं तो ये, ठीक है, या फिर अगर 2 लेंथ का 1 बनाना है तो फिर ये, ठीक। तो लेंथ 2 के लिए मेरा लेंथ अगर 2 मान के चलते हैं, या n का वैल्यू मान लो इसको, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 है, लेंथ 2 है मेरा, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर अब उसके बाद क्या करेंगे, लो से हाई की तरफ जाना है तो 3 लेंथ का बनाना है। 3 लेंथ का अगर बनाने जाएंगे हम लोग तो अगर 0 यूज़ करते हैं तो 2 ज़ीरो एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और फिर एक कोई बच नहीं रहा वैल्यू तो कोई भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं आंसर बन सकता है मेरा, राइट। इसी तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को बढ़ाते बढ़ाते चेक करेंगे, ठीक है। लो से हाई की तरफ बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कितने आंसर्स मेरे पॉसिबल हैं, ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम जब भी एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हो, ठीक है, तुम जब भी कोई एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हो, ये मेरा डिसीजन ट्री होगा अगर मान लो, उससे समझेंगे, ठीक है। तुम अगर एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हो तो तुम्हारे हर पॉइंट पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो तुमको 0 का यूज़ करना है या तो तुमको 1 का यूज़ करना है, राइट, ठीक। अब कितने ज़ीरोज़ होंगे कितने वंस होंगे वो तुमको ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है। इतना 0 यूज़ करना है, इतना 1 यूज़ किया ना करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 केसेस निकल के आ रहे हैं, तो मतलब हमको 2 तरीके के कॉल्स करने पड़ेंगे, राइट। ये एक चीज़ क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, बेस केसेस क्या हो सकता है मेरा प्रॉब्लम में वो समझो, ठीक। अगर मेरा मान लो n जो है वो लेंथ दिया हुआ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हर बार में हम लोग क्या कर रहे हैं कि n को रिड्यूस कर रहे हैं। मान लो मेरा n का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, हम 0 इंक्लूड किए, ठीक है। तो अब मेरा अगर 0 इंक्लूड किए तो लेंथ 2 है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n-2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से अगर 0 यूज़ करें तो n-4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है। तो अगर हम n को अगर 0 तक लेके आ पा रहे हैं, राइट, तो n का वैल्यू अगर 4 था तो 4 से 2 हुआ होगा, 2 से 0, मतलब कि हम 0 को 0 यूज़ किए, 0 यूज़ किए, तो ऐसे करके 0 तक ले आए, लेंथ मेरा 0 कर दिए। तो अगर बेस केस तो ऐसा बना मेरा, अगर हम 0 तक लेके आ पा रहे हैं n को, 0 पे रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो उस केस में आंसर क्या रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, 1। क्यों कि एक आंसर तो मेरा एटलीस्ट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मेरा
क्या हो गया, 0 0 0 0, चारों जीरोस हम लोग ले लिए, तो एक आंसर तो मेरा ये हो गया लेंथ 4 के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरा लेंथ n का दिया हुआ था, इन केस मान लो कि दिया हुआ था मेरा 3, ठीक है, 0 का वैल्यू हो गया मेरा 2, तो एक बार मान लो n-2 कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 हो गया मेरा, फिर एक बार और यूज़ कर रहे हैं n-2, तो n<0 हो गया, n-1 हो गया ना। तो मतलब कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इवन था, ठीक है, और मैं लेंथ था ऑड, तो मतलब 0 को यूज़ करके एटलीस्ट तो हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे ना, मतलब 0 0 किए, फिर से 0 0 किए, लेंथ 4 हो गया, लेकिन हमको लेंथ बनाना था कितना, 3 का ही, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू नेगेटिव चला जाता है मेरा सब्ट्रैक्ट करते करते, तो उस केस में कोई हमको फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देना। तो मान लो कि हम यहाँ पे दे दे रहे हैं इंट मैक्स, समझने के लिए कि मेरा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन के आ सकता है, ठीक है। ये समझने के लिए इंट मैक्स है, तुम कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बस कोई वैलिड वैल्यू मत दे देना जो तुम्हारा एक्चुअल में आंसर हो सकता है, ठीक है। मेरा बेस केसेस रेडी है, ठीक है, और मेरा ये 0 और 1s का जो भी मेरा डिसीजन ट्री बनेगा वो भी रेडी है, ठीक है। अब वीडियो को तुम चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो, ठीक है, और सोचो कि मेरा रिकर्सिव कॉल्स क्या होगा और फंक्शंस हम लोग कैसे बनाएंगे। हालांकि ये हिंट हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, n-2 n-4 कैसे करके, तुम एक बार समझो, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर मेरा एक फंक्शन कॉल n के लिए हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, एक बार फन को कॉल करेंगे इस n के लिए, n माइनस जो भी मेरा 0 का काउंट है उसके लिए, और एक बार कॉल करेंगे n-1 के लिए, ठीक है, और इन दोनों का आंसर जो भी आएगा उसको सम करके इसके लिए, इस पर्टिकुलर n के लिए स्टोर कर लेंगे, राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, अपना रिकर्शन ट्री लिखते हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे कि फंक्शंस कॉल्स कैसे हो रहे हैं, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो मेरा एग्जांपल दिया हुआ है ना उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा जो दूसरा वाला एग्जांपल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, उसमें क्या है, मेरा लो का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है, हाई मेरा दिया हुआ है 3, ठीक है, और 0 दिया हुआ है मेरा 1, और 1 दिया हुआ है मेरा 2, ठीक। मतलब कि हमको कितना लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है भाई, तो हमको एक 2 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है, इसके लिए सारे आंसर्स पता करने हैं, और एक हमको 3 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है, राइट, ये बनाना है। मान लो कि कहीं स्टोर करते चलते हैं, ठीक है, कहीं स्टोर करते चलते हैं, ये मान लो 0 लेंथ का होगा तो कितना वैल्यूज़ बन सकता है मेरा, 1 का होगा कितना बन सकता है, 2 का बन सकता है कितना, और मैक्सिमम को 3 तक बनाना है, तो 3 तक यहाँ पे बना के रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो मान लो कि इसका नाम हम लोग अभी के लिए डी ही दे लेते हैं, ठीक है, बस स्टोर कर रहा है, हालांकि हिंट मिल गया होगा तुमको कि डी यूज़ करेंगे, बट स्टिल टेबल का नाम अभी के लिए बस डी रखते हैं, ठीक है। तो चलो, अच्छा, तो मेरा पहला फंक्शन कॉल जो हुआ होगा उसमें मेरा, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते जाएंगे। अगर मान लो मेरा लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ यहाँ फंक्शन कॉल हमको कहाँ से शुरू करना है भाई, लो है मेरा 2 दिया हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से शुरू करेंगे, ठीक, मिनिमम लेंथ हमको 2 का चाहिए, तो fun2 को कॉल हुआ होगा, राइट, ठीक है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, मान लो हम लोग पहले 0 को यूज़ करके देखेंगे, फिर 1 को देखेंगे। तो जब 2 लेंथ का निकालना था हम लोग को, तो यहाँ पे मेरा 0 के लिए वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो मतलब हम जब भी 0 यूज़ करेंगे तो ऐसे करके ऐड करना, ठीक है, एक एक बार में एक एक 0 ऐड करना है, राइट, और 1 जब यूज़ करेंगे तो हमेशा 2 1 को एक साथ यूज़ करना है। तो मान लो कि हम लोग पहला केस क्या लिया, 0 को इंक्लूड किए, तो अभी आंसर मेरा कुछ बन गया होगा 0, ठीक है, और लेंथ मेरा क्या होगा, ठीक है, लेंथ क्या होगा n-0, 0 का वैल्यू है 1 तो 1, ठीक है। अच्छा, अब एक लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है हमको, ठीक, तो एक लेंथ का जब स्ट्रिंग बनाना है हमको, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं 0 को इंक्लूड करते हैं, तो 0 को अगर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो अब मेरा स्ट्रिंग कैसा कुछ बन गया होगा, मेरा 0 0 बन गया होगा, ठीक है, फन हो गया मेरा 0, बेस के सेट कर गया, राइट, तो इस केस में आंसर हम क्या रिटर्न करवा देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा 1 आ गया, इसके कारण से 2 0 बना के, ठीक है। अब क्या हो सकता था कि हम कॉल कर देते 0 को के जगह पे, यहाँ पे जो 0 के लिए कॉल किए थे 1 के लिए कॉल कर दे, ठीक है। तो फन n का वैल्यू है 1 और 1 का काउंट मेरा दिया हुआ है 2, तो 1 - 2 -1 हो गया, एक इनवैलिड केस हो गया, राइट। फिर से बेस के सीट किया तो ये इंट मैक्स रिटर्न कर देगा इसको, ठीक है, इंट मैक्स रिटर्न कर दिया यहाँ पे, इसके लिए एक ये आ गया एक, तो आंसर इंट मैक्स तो इनवैलिड वैल्यू है ना, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हम जब वापस 2 को रिटर्न करेंगे तो बस 1 को ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, इंट मैक्स इनवैलिड था तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको 1 को आ गया भाई कि हाँ, हम टोटल मिला के इधर इस सब ट्री से हम 1 आंसर ही रिटर्न कर पा रहे हैं तुमको, ठीक है। चलो, सिमिलरली फिर कॉल करेंगे हम लोग 2 के, अब 0 को इंक्लूड करके यहाँ पे कॉल किए थे ना, 1 को अगर इंक्लूड करते हैं तो 1 का काउंट क्या है 2, मतलब 2 बार यूज़ होगा, मान लो 1 हो गया,
तो अब क्या होगा, फन एन का काउंट माइनस हो जाएगा, तो फन ज़ीरो हो गया मेरा, राइट, फन ज़ीरो हो गया। तो ये फिर क्या रिटर्न कर देगा मेरा, इसको कर दिया 1, ठीक है। तो इस साइड से मेरा 1 आया था, इस साइड से मेरा 1 आया था, मेरा जो टोटल वैल्यू हो गया 2, ठीक है। मतलब लेंथ 2 का हम लोग 2 बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हम फिर कॉल करेंगे फन 3 के लिए, राइट, फिर फन 3 के लिए कॉल करेंगे मेरा, ठीक। तो फन 3 के लिए क्या हो सकता है, मान लो 0 को इंक्लूड करते, ठीक है। तो उस केस में मेरा हो गया फन 2, ठीक है, फन 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया मेरा, ये 0 एक बार इंक्लूडेड था यहाँ पे, ठीक है। फिर फन 1 के लिए कॉल हुआ मेरा, ठीक है। तो 0 0 हो गया, फिर क्या हुआ मेरा, फन 0 के लिए कॉल हुआ, राइट। तो 0 0 0 ये मेरा स्ट्रिंग बना होगा। तो ये फिर क्या रिटर्न कर देगा तुमको, 1 रिटर्न कर देगा इसको, राइट, इसको रिटर्न कर दे रहा है 1, ठीक है। अब 1 के जगह पे मान लो कि 0 के जगह पे हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, 1 को, ठीक है। तो उस केस में फन फिर -1 आ गया, तो फिर यहाँ पे हमको इंट मैक्स आ जाएगा ना, इंट इन्फिनिटी बोल लो, ठीक है। तो ये फिर इन्फिनिटी को इग्नोर करके 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। फिर 2 पे थे, यहाँ पे 0 इंक्लूड किए थे, 1 को इंक्लूड करेंगे, तो 1 का काउंट मेरा क्या था, n-1, n 2 है, तो फन 0 को कॉल हो गया। तो इस केस में मेरा इधर से आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग बना होगा, ये देखो, यहाँ पे आ गया था 0 और यहाँ पे मेरा 2 1 ऐड हो गया होगा, तो ये वाला स्ट्रिंग मेरा बना होगा, राइट, ये वाला स्ट्रिंग बन के आया होगा। तो फिर से यहाँ पे 1 आया, ठीक है। ये फन 2 इसको क्या रिटर्न कर दे रहा है वापस से हमको, एक 1 इधर से, एक 1 इधर से, तो 2 रिटर्न कर दे रहा है, राइट। फिर 3 इधर कॉल करेगा, अच्छा 1 के लिए कॉल करेगा, तो फन में अब 1 को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो फन 1 को कॉल हो गया, ठीक। और यहाँ पे मेरा अभी क्या स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होंगे, 1 और 1 यूज़ किए होंगे, ठीक है। फन 1 को कॉल हुआ, तो मान लो फिर 0 को इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो फन 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, राइट। तो इसको क्या रिटर्न कर दिया 1, मतलब स्ट्रिंग क्या बन गया होगा 1 1 0, ठीक है। अब मान लो अगर 1 को कॉल करते तो निगेटिव वाला वैल्यू आ गया ना, फन -1 आ गया, तो इस केस में फिर इन्फिनिटी रिटर्न कर देगा या इंट मैक्स रिटर्न कर देगा, तो इसके पास 1 आया, तो ये वापस से इसको 1 रिटर्न कर दिया, है ना। तो इस केस में मेरा ये जब रिटर्न किया इसको 1, तो फन 3 के लिए कितना वैल्यू आ गया मेरा 3, ठीक है। तो मेरा लो 2 था, हाई 3 था, तो 2 + 3 जो मेरा आंसर हुआ वो मेरा क्या हो गया 5, ये मेरा टोटल आंसर हो गया, राइट। ये मेरा फाइनल आंसर है। चलो, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब तुम कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करो भाई यहाँ पे, क्या कि मान लो कि फन 2 के लिए जब कॉल हुआ तो फन 1 को कॉल हुआ, फन 0 को कॉल हुआ, ठीक है। 0 यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, 0 यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, राइट। सिमिलरली फन 3 के लिए जब कॉल किए थे तो हम लोग फन 2 को कॉल किए जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था, फिर फन 1 को कॉल किए जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था, सिमिलरली फन 1 को दोबारा कॉल किए। कितने सारे कॉल्स ऐसे हैं भाई जो मेरे की बार बार हो रहे हैं, राइट। तो क्यों ना अगर ये वैल्यू मेरा कंप्यूटेड है ऑलरेडी तो कहीं पे स्टोर कर लें, जैसे हम लोग 2 और 3 के लिए कर रहे थे, क्यों ना यहीं पे हम ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज़ को भी स्टोर कर देते, ताकि अगर एन के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरा कॉल हो रहा होता तो हम इसी डीपी वाले टेबल से अपना उठा लेते। तो अगर मान लो मेरा 1 के लिए कितना वैल्यू आया था, शायद 1 आया था, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल में क्यों ना वो वैल्यू को भर लें ऑलरेडी, ठीक है। 0 के लिए 1 डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट टाइम कॉल हो तो रैदर दैन कॉलिंग ऑल दी सब ट्रीज इटसेल्फ, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहीं से आंसर उठा के 2 का हम लोग दे सकते थे यहाँ पे, राइट। और फिर आंसर में इसको इंक्लूड कर लेते, है ना। तो बस डीपी का खेल यहीं पे था। अच्छा, डीपी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जो हमेशा ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं, डीपी यूज़ करते हैं जब मेरे पास ओवरलैपिंग क्या हो, सब प्रॉब्लम्स हो, राइट। तो सब प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा था ना, फन 2 यहाँ पे भी कॉल हुआ था, यहाँ पे भी कॉल हुआ था, फन 1 यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, फन 0 भी कॉल हुआ, तो मतलब ओवरलैप कर रहा था केसेस, एक केसेस बार बार आ रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था। और दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना पड़े। हालांकि देखो यहाँ पे ऑप्टिमल नहीं आंसर करना है हमको, मिन या मैक्स रिटर्न नहीं करना है, बट यहाँ पे हमको सॉल्यूशन तो रिटर्न करना है। और सॉल्यूशन तुम जब भी दे रहे हो, जो काउंट हमको रिटर्न करना है आंसर में कि कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, वो क्या है मेरा, ऑब्वियसली तुम मैक्सिमम ही काउंट दोगे ना भाई, मतलब तुम्हारा एक ही काउंट एग्जिस्ट करेगा, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों यहाँ पे बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मिनिमम या मैक्सिमम में। तो ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा सूडो वर्ड है, मतलब हिडन वर्ड है थोड़ा सा ऑप्टिमल वाला, बट सॉल्यूशन तो हमको रिटर्न करना है। तो ये हिंट दे देता है हमको कि हमको यहाँ पे डीपी यूज़ करना है, ठीक है। डीपी कैसे यूज़ करना है ये समझ में आ गया। रिकर्शन ट्री हम लोग बना लिए, डिसीजन ट्री क्या क्या हो सकता है कॉल्स के लिए वो देख लिए, और डीपी को कैसे स्टोर करना है वो देख लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो अगेन हम तुमको रिकमेंड करेंगे, फिर से वीडियो पॉज करो, अब कोड खुद से लिखो रिकर्शन का, ठीक है, रिकर्शन का लिखो और डीपी
का कंडीशन तुम खुद से लगा सकते हो। यहाँ पे हिंट हम दे चुके हैं ऑलरेडी कि क्या कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट करो, चेंज हो रहा है तो मतलब उस वैल्यू के लिए, उस एन के वैल्यू के लिए कॉल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और देखना जो छूट गया था थोड़ा सा, कि अगर हम मान लो 2 के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉल कर चुके थे, 3 के लिए कॉल करते, ठीक है, फिर से रिकर्सिव कॉल होता, तो रिकर्शन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। क्योंकि हर केस में मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो 0 को इंक्लूड करना है या तो 1 को इंक्लूड करना है, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी चला जाता है 2 टू द पावर n। n का वैल्यू भाई बहुत बड़ा दिया हुआ है, 10 टू द पावर 5, तो टीएलई खाना ही खाना है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये टेबल स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो के लिए 2 के एक बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोबारा हम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में दे देंगे। 3 के लिए कॉल करेंगे तो 2 और 1 के केसेस होंगे, तो उनसे पता चल जाएगा। तो ये भी मेरा कॉल्स को रिड्यूस करते जा रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 में देते जाएगा, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हालांकि आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो कोड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा ये काउंट गुड स्ट्रिंग्स फंक्शन दिया हुआ है। ये 4 वैल्यूज़ जो हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलरेडी ये दे चुका है, ठीक है। और हमको इंट वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक। तो एक काम करते हैं, अपना ग्लोबल स्कोप में कुछ कुछ चीज़ें बना लेते हैं। जैसे क्या कि एक बना लेते हैं हैज़ डिफाइन, ठीक है, एल लॉन्ग लॉन्ग इंट, क्योंकि मेरा अच्छा हाँ प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि वैल्यू काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। वो इंट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इंट का वैल्यू को ओवरफ्लो कर सकता है, इतना बड़ा वैल्यू है। तो इसलिए एक लॉन्ग लॉन्ग ले रहे हैं जस्ट वर्स्ट केस को हैंडल करने के लिए। और सेकंड क्या कर रहे हैं कि हम लोग को आंसर रिटर्न करना है मॉड करके, ठीक है। जो भी मेरा ओवरऑल आंसर आ रहा है उसको मॉड करना है। किसके साथ मॉड करना है, 10 टू द पावर 9 प्लस 7 के साथ। तो इसलिए एक मॉड के लिए हैंडल करने के लिए भी हम लोग एक वैल्यू बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7। 10 टू द पावर 9 से जो भी आंसर आएगा उसको मॉड करते रहेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम सेट में बताना मतलब छूट गया था कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बड़ा हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ मेरा रेडी है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि अपना फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को हर n के लिए वैल्यू के लिए हमको कॉल भी करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि फॉर इंट कहाँ से शुरू करना है, i इक्वल टू लो से शुरू करना है और जाना कहाँ तक है, i इक्वल टू हाई तक, ठीक है, i प्लस प्लस, है ना। चलो, और मेरा जो भी आंसर आ रहा होगा मान लो फन से, ठीक है, फन अपना फंक्शन का नाम रहेगा, ठीक है। फंक्शन में क्या पास करेंगे, ये i का वैल्यू ही पास करना है, राइट। तो फन i में जो भी आंसर आएगा उसको एक काम करो मॉड कर लो, ठीक है, और इसको ऐड करो अभी के करंट आंसर में, उसको भी मॉड करो, ठीक। और दोनों का सम जो आया उसको मॉड करके स्टोर करवा लो आंसर में ही, ठीक है। एक आंसर का भी ज़रूरत पड़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि एल आंसर इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस कॉल होंगे लो से लेके हाई तक, ठीक है, और आंसर में स्टोर करो और फाइनली क्या करो, इस आंसर को तुम रिटर्न करवा लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब अपना फंक्शन जो बनाया है उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना, एक्चुअली में क्या कर रहा है ये फंक्शन। तो क्या करो, अपना फंक्शन बना लो एक, ठीक है। ये एल रिटर्न कर रहा होगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, फंक्शन n है, ठीक है। इसमें n पास करवा लो, इंट n वैल्यू, ठीक। अपना बेस केसेस क्या था, इफ़, ठीक है, n हो जाता है मान लो लेस दैन 0, तो उस केस में क्या रिटर्न करवा रहे थे हम लोग, इंट मैक्स, राइट। और अगर इफ़ n इक्वल टू 0 हो जा रहा था तो उस केस में एक वैलिड आंसर मेरा बन रहा था, तो हमको 1 रिटर्न करवा देना था, ठीक। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे टेम्परेरी कुछ कुछ वेरिएबल्स बना लो, एक आंसर स्टोर करने के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर n के लिए, ठीक है, और दूसरा एक टेम्प वैल्यू जो आगे के फंक्शंस का वैल्यू हमको रिटर्न करके दे, ठीक है। एक बार अब क्या कर रहे थे हम लोग, 2 केसेस था मेरा, एक बार 0 के लिए कॉल करेंगे, ठीक है, और एक बार 1 के लिए कॉल करेंगे, यही दोनों केसेस हैं, ठीक है। वो कर लेते हैं अपना। तो एक बार 0 के लिए कॉल कर रहे हैं, तो टेम्प में जो भी आंसर आएगा फन, ठीक है, n माइनस क्या करेंगे हम लोग, 0 कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक। अगर ये टेम्प का जो वैल्यू है इंट मैक्स नहीं है, मतलब कोई वैलिड वैल्यू मेरे पास आया है, ठीक है, तो आंसर में क्या करो, उसको ऐड करवा लो ऐसे ही सिमिलर केसेस में, ठीक है। आंसर मॉड्यूलो मॉड प्लस टेम्प मॉड, ठीक, और इन दोनों का ओवरऑल मॉड, राइट।
इसको स्टोर करवा लो टेम्प में। सिमिलरली जब 0 के लिए कॉल किए तो 1 के लिए भी कॉल करना होगा, तो टेम्प में फिर से n-1 डाल दो, भेज दो मतलब, ठीक है। और फिर वही केसेस, टेम्प अगर नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है मेरा, ठीक है, तो ये वाला केस दोबारा हम लोग यहीं पे तो फिर से लिख लेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर का मेरा मॉड, ठीक है, प्लस टेम्प का मॉड। काफ़ी ज़्यादा बार मॉड देना पड़ता है ऐसे आंसर्स में, मतलब यही दिक्कत हो जाता है कि बार बार आप मॉड डालिए और प्रॉपरली मॉड नहीं डाला गया तो आपका वैल्यू ओवरफ्लो कर जाएगा, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, आंसर मिसमैच हो जाएगा, तो मॉड वाला चीज़ ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। चलो ये मॉड हो गया मेरा, 0 और 1 दोनों केसेस इंक्लूड हो गए। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरा आंसर अब बन के आया है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि वापस रिटर्न करवा देंगे, ठीक। चलो अच्छा, ये केसेस तो हो गया मेरा रिकर्शन का, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, पर हमको पता चल गया है कि रिकर्शन काम करने वाला मेरा है नहीं यहाँ पे, है ना। तो अब हमको क्या करना है, डीपी लगाना है। डीपी लगाने के लिए क्या करना है भाई, तो एक काम करो कि इसी ग्लोबल स्पेस में ना, इसी ग्लोबल स्पेस में एक अपना लॉन्ग टाइप का डीपी बना लो। इसका साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या रहेगा वो समझो। तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जितने पैरामीटर्स मेरे चेंज हो रहे हैं उतना ही डायमेंशन का मेरा डीपी बनेगा। यहाँ पे बस मेरा n चेंज हो रहा है, ठीक है, n जब चेंज हो रहा है मेरा, ठीक, तो मेरा डीपी भी मतलब 1 डायमेंशनल डीपी बनेगा। n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, शायद 10⁵ दिया हुआ है, तो हम लोग 10⁵ प्लस 1 का साइज़ का जस्ट सेफ साइड के लिए ले लेते हैं, 3, 4 और एक 5, ये मेरा डीपी का मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, ठीक है। ये ग्लोबल स्पेस में है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखो, ये 0 हम लोग ऐसे यूज़ कर ले रहे हैं और 1 ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लोबल स्पेस में कहीं पे यहाँ पे इनिशियलाइज़ भी करवा लेना। मान लो कि यहीं पे हम लोग क्या बना लिए, int 0, ठीक है, और 1 बना ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देते हैं इसको भी कि दिस 0 से मेरा 0 को, ठीक है, और दिस का 1 जो है मेरा 1 से, ठीक है। ये ध्यान देना कि ये तेरा क्लास के अंदर है, ठीक है, इसलिए दिस पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि इसको एक्सेस कर सके। इसमें इन दोनों की वैल्यूज़ देते रहे। तुम फंक्शन में भी पास कर सकते हो, मतलब बार बार लिखना पड़ता तो इसलिए हम नहीं किए, ठीक है। उसके अलावा चलो ये हो गया, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डीपी को इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं कोई रैंडम वैल्यूज़ के साथ। मान लो कि हम डीपी को इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं -1 से, ठीक है। डीपी मेम सेट कर लेंगे -1 और साइज़ ऑफ डीपी में साइज़ ऑफ डीपी करवा ले रहे हैं, तो मेरा डीपी अप्लाई हो गया, सारे वैल्यूज़ -1 से इनिशियलाइज़ हो गए, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब क्या करो कि जब भी तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले ही एक चेक लगा लो कि क्या इस पर्टिकुलर n के लिए मेरा आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है। वो कैसे पता चलेगा, तो डीपी ऑफ n अगर नॉट इक्वल टू -1 से इनिशियलाइज़ कर रहे थे, अगर ये वैल्यू अभी चेंज हो चुका है, -1 नहीं है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर यहीं से तुम रिटर्न करवा दो, डीपी ऑफ n मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये दोनों फंक्शंस कॉल हमको करने पड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों फंक्शंस कॉल हम लोग को करने पड़ेंगे, और जो भी आंसर मेरा आया होगा उसको फाइनली डीपी ऑफ n में स्टोर करवा लो और फिर आंसर को रिटर्न करवा दो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम को दोबारा कॉल ना करना पड़े, ठीक। चलो मेरा कोड तो क्लियर है, इतना ही सा कोड था, मेरा कोड क्लियर है, ठीक है। ये ग्लोबल स्पेस में ये तीनों रहेंगे, 0 और 1 को तुम चाहो तो फंक्शन में अपना डाल सकते हो, ना चाहो तो फिर तुम कॉल कर लेना, ठीक है। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है, और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा होगा इस कोड का। ये थोड़ा मेन पार्ट है, ध्यान से सुनना। ये जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे तो फंक्शन कॉल लो से करना शुरू किए होंगे, ठीक है, लो से कॉल हुआ होगा, ठीक। लो से कहीं ना कहीं कोई पीछे वाले वैल्यूज़ पे कॉल हुए ही होंगे एक एक करके, और कुछ कुछ वैल्यूज स्टोर हुए होंगे। मतलब कि मेरा मान लो कि सारे वैल्यूज़ को कॉल हुआ, जब मेरा हाई और लो 1 था तो लो -1 को कॉल हुआ, लो -2 को कॉल हुआ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर वो वैल्यूज़ मेरे स्टोर होते गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कॉल हुआ भी होगा, मान लो कि लो माइनस कोई आई पे कॉल हुआ, तो आगे पीछे कॉल ना होकर हमको यहीं से डायरेक्टली वैल्यू मिल गया, राइट। तो अगर 1 के लिए कॉल हुआ होगा तो आफ्टर कैलकुलेशन हमको ये वैल्यू ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 1 में मिलता जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यूज़ को अगर हम फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं किसी हायर वैल्यू के लिए, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 में होगा। तो मतलब लो के लिए मेरा पूरा कंप्यूटेशन अब एक बार में ही काम किया होगा, लो +1 के लिए भी एक बार में काम किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा हर नंबर के लिए फंक्शन कॉल अब एक ही बार हो रहा है, ठीक है।
तो इस केस में मेरा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ऑर्डर ऑफ एन हो गया, लीनियर कॉल्स हो रहे हैं, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरा एन का जो साइज़ है, सिमिलरली वही मेरा डीपी का भी साइज़ होगा, तो इसलिए इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी चला गया ऑर्डर ऑफ वन। हालांकि यहाँ पे एन को तुम कांस्टेंट रखे हो, पर जनरली एन जो होगा वो डीपी का साइज़ जो होगा वो एन पे डिपेंडेंट रहेगा, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर ऑफ एन है। और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी भी तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। चलो कल मिलते हैं, बाय।